हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का जो कि पार्ट 1 का 4th चैप्टर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम देखेंगे बच्चों। तो देखो, नाम से ही पता चलता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ नेसेसरी है। हमारा फ़ैन चलता है, हम मोबाइल चार्जिंग को लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, इससे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी नेसेसरी होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस चैप्टर में हम डायरेक्टली देख लेंगे कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर हम बिना कोई रुकावट के स्टार्ट कर देंगे बच्चों। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 48 पे बच्चों एक छोटा सा डेरिवेशन दिया है। वो डेरिवेशन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन वो फॉर्मूला जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक एक मार्क के लिए आ जाएंगे वो, लेकिन वो कैसा आया वो कोई पूछेगा नहीं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर जिसको हम पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पी के नाम से जानते हैं बच्चों। तो उसका फॉर्मूला क्या दिया? उसका फॉर्मूला दिया है एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। रिक्वायर्ड हटा दिया तो भी चलेगा, इजी फॉर्मूला है। एनर्जी अपॉन टाइम इतना बोल दिया तो भी चलेगा बच्चों। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों कि कितना वोल्टेज और कितना चार्ज होता है। मतलब एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम बोलेंगे वोल्ट अपॉन चार्ज। और टी यहाँ पर मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्या कर दिया बच्चों मैंने? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वी क्यू अपॉन टी। तो वी मतलब क्या हो गया? वोल्टेज। क्यू मतलब क्या हो गया हमारा? चार्ज। और टी मतलब हमारा क्या हो गया बच्चों? टाइम। देखो, वोल्टेज का मतलब क्या होता है? सपोज अगर मेरी एक वायर है, ए से लेके बी तक जा रही है। ठीक है, एक मेरी वायर है जो ए से लेके बी तक जा रही है, तो इसका कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या बच्चों? वोल्टेज। मतलब ये वायर का करंट कैसे पास हो रहा है? ए से लेके बी तक पास हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी। ठीक है, क्या किया मैंने? वी के आगे सिर्फ लिख दिया ए बी। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। वापस एक बार देख लो, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी ए बी। एनर्जी का फॉर्मूला है वी इंटू क्यू, टाइम को मैंने लिख दिया टी। ठीक है बच्चों, फाइन क्लियर। अब आगे और एक फॉर्मूला दिया हमें, वो है आई। आई यानी करंट। करंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला होता है? क्यू अपॉन टी। तो बच्चों ये जो क्यू अपॉन टी यहाँ पर जो लिखा है, क्यू अपॉन टी यहाँ पर जो लिखा है, उसकी जगह पे मैं आई लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? वी ए बी इंटू आई लिख सकता हूँ क्या? वी ए बी मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। क्यू अपॉन टी जो है मेरे बच्चों, क्यू अपॉन टी, उसको मैंने आई लिख दिया। लिख सकता हूँ क्या? यस, लिख सकता हूँ, क्योंकि आई का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी। तो ये था बच्चों मेरा पी का फॉर्मूला मुझे मिल गया। क्या है मेरा पी का फॉर्मूला? पी इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई। ठीक है, तो ये तो एक बात मिल गई। एक और एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि जैसे करंट पास होता है, हीट बढ़ती है। ठीक है, आप देख सकते हो, अगर कभी भी जैसे करंट फ्लो होता है तो आपको कौन से भी एपरेटस गर्म लगेंगे। ज़्यादा दूर मत जाइएगा, एक काम कीजिएगा, आपका मोबाइल देख लो, बहुत ज़्यादा उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दी वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिया उन्होंने, H इज इक्वल टू पी इंटू टी। क्या फॉर्मूला दिया? इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। क्या फॉर्मूला? H इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? ये जो P का मुझे जो फॉर्मूला मिला था वो इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे। P का फॉर्मूला क्या है? P का फॉर्मूला देखो क्या है? P इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई। तो ये P के जगह पे मैं V इंटू आई लिख सकता हूँ क्या? क्यों नहीं लिख सकता? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी ए बी इंटू आई, और यहाँ पर टी एज इट इज ऐसे टी लिख दे। तो H का मुझे एक फॉर्मूला और एक मिल गया बच्चों। क्या? इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। क्या फॉर्मूला मिला मुझे? H इज इक्वल टू, क्या मिला? H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े हम। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो बच्चों देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होम्स। ठीक है, तो बच्चों उसने हमें एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया उसने? उसने फॉर्मूला दिया V इज इक्वल टू आई इंटू आर। बहुत ही बड़ा फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो देखो, हम इसके ऊपर से ना V की वैल्यू तो हमें मिल गई, इसके ऊपर से हम R की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके ऊपर से हम I की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर सपोज मुझे इसमें से I की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा?
I इज इक्वल टू आर को नीचे ढकेल दो, क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। I की भी वैल्यू मिल गई, इसके ऊपर से मैं R की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, R को इधर रख रहा हूँ, I को नीचे ढकेल दो, क्या आएगा, वी आई अपॉन आर, ठीक है। बस ये थोड़ा कन्वर्जन ध्यान में रखना, ये तो हम बचपन से बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, इसके ऊपर से आई की वैल्यू मैंने निकाल ली और आर की भी वैल्यू निकाल ली, और वी की तो वैल्यू आप लोगों को बच्चों पता है ही, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, अभी सबसे पहले हमको ये जो आई की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर डालनी है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर, तो मैं इसको यहाँ पर डाल दूँ क्या, आई के जगह पे वी अपॉन आर लिख दूँ क्या बच्चों, चलो लिख देता हूँ। देखो ये वी ए बी एज इट इज लिख दिया, स्टार्टिंग का जैसा था वैसा। आई के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वी अपॉन आर, यहाँ पर मैं लिख दूँ वी ए बी अपॉन आर, लिख दिया। अभी सर यहाँ पर तो ए बी है नहीं, तो ए बी ले लो ना, ठीक है। यहाँ पर भी ए बी नहीं था, लेकिन मैंने क्या कर लिया, ए और बी वायर के एंड है ना, तो मैंने यहाँ पर ए बी लिख लिया, तो आप यहाँ पर भी ए बी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टी एज इट इज़, ओके फाइन। अब वी ए बी 2 बार हो गया, तो उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, वी ए बी स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, चलो बोल दिया। आगे देख लो, आगे क्या बचा, टी अपॉन आर, यहाँ पर टी है, टी लिख दिया, आर है, आर बच दिया, तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, एच इज इक्वल टू वी ए बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ पर हमें ये यूज़फुल होगा, ओके फाइन। वापस एक बार देख लो क्या किया, इलेक्ट्रिकल पावर, एनर्जी का इलेक्ट्रिकल पावर का ये क्या था फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वी ए बी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू भी बोल सकते हो। टाइम को मैंने लिख दिया बच्चों टी, आगे क्या आ गया, लेकिन आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो ये क्यू अपॉन टी के जगह पे मैंने आई लिख सकता हूँ क्या, मैंने आई लिख दिया बच्चों, ठीक है फाइन। तो और एक, जैसे जैसे आपको एक बात बता दूं, जैसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है बच्चों, जैसे जितना ज़्यादा करंट फ्लो होता है उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए फॉर्मूला दिया है, H मतलब हीट इज इक्वल टू P इंटू टी। पी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जाएगा, जितना टाइम तक इलेक्ट्रिकल पावर जाएगा, उतना बच्चों हीट बढ़ते चले जाएगी। आपको पता है, एक सिंपल सा बल्ब भी अगर मैंने जला दिया ना, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा देर आप उसको ऑन रखोगे उतना ज़्यादा देर वो गर्म होगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, P का फॉर्मूला क्या मिला, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो P के जगह पे V इंटू आई मैंने डाल दिया, T यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, क्या मिला मुझे, वी ए बी, आई के जगह पे, अभी देखो ये फॉर्मूला तो मिल गया। अब होम्स लॉ क्या बोलता है, होम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या बोलते हैं होम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस, वो हम सब बाद में देख लेंगे, फिलहाल इतना देख लो। उसके ऊपर से मैंने आई की वैल्यू निकाल ली, क्या है आई की वैल्यू, V अपॉन आर। तो ये आई के जगह पे मैं वी अपॉन आर डाल सकता हूँ क्या बच्चों, तो चलो डाल दिया, वी अपॉन आर डाल दिया। तो ये वी को ए बी लिया था, इसलिए वी को भी मैंने ए बी कर दिया, वी ए बी 2 बार हो गया, इसलिए इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बचा क्या, टी अपॉन आर, यहाँ पर मैंने लिख लिया। सिमिलरली बच्चों देखो, आपके बुक में भी दिया है वैसे ही, जैसे आपने आई की वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट की, अभी हम किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अभी अपन वी की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं ना, ये V की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये फॉर्मूला मैं वापस यहाँ पर लिखता हूँ, H इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई इंटू टी, ठीक है। जैसे आपने I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको ये मिला, सिमिलरली आप ये V की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। V की वैल्यू क्या है बच्चों, V की वैल्यू है I इंटू आर, तो ये V के जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, I इंटू आर। वापस ये I तो है पहले का जैसा था वैसा, ये T भी है यहाँ पर जैसा का वैसा। समझ में आ गया मैंने क्या किया, V के जगह पे लिख दिया I इंटू आर, ये I को I लिख दिया, T को T लिख दिया, I 2 बार हो गया, तो उसको मैं लिख दूँ आई स्क्वायर, ओके फाइन। R और T बचे, तो यहाँ पर लिखो R, यहाँ पर लिख दो T, तो H का मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला अपने को बच्चों मिल गए, ठीक है। ये 2 फार्मूला आपने को मिल गए, ये हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, न्यूमेरिकल्स के लिए, ओके। तो चलो ये तो पढ़ लिया, इसका एक यूनिट भी देख लेंगे, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट्स देख लो ज़रा, यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल है, एग्जाम में आते हैं यूनिट। तो हमें फॉर्मूला क्या मिला था, पावर का फॉर्मूला मिला था वी ए बी इंटू आई, यहाँ पर लिख लूँ क्या, P इज इक्वल टू वी ए बी इंटू आई। तो ये V का यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्ट ना, है ना, नाम से समझ में आता है, वोल्ट आता है ना। और करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर, ओके। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ये V तो वोल्ट के लिए जाना जाता है। तो पावर का यूनिट क्या हो गया अपने को, पावर का यूनिट हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर, समझ में आ गया।
पावर का यूनिट समझ में आ गया। फॉर्मूला ये ना पावर का, क्या है पावर का फॉर्मूला, V इंटू आई है ना, तो यहाँ पर लिख लिया V इंटू आई। लेकिन V का यूनिट क्या है, वोल्ट, मैंने लिख लिया। I का यूनिट क्या है, एम्पियर, मैंने लिख लिया। तो पावर का यूनिट क्या हो गया, V इंटू एम्पियर, ठीक है, वोल्ट इंटू एम्पियर हो गया बच्चों। अब और एक बात, 1 वोल्ट कहाँ लिखूँ, देखो यहाँ लिख लेता हूँ जरा, यहाँ पर आ जाता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला है बच्चों, 1 वोल्ट, होप सो सबको दिख रहा है यहाँ पर, ओके। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अब देखेंगे आगे इसका इक्वेशन क्या बनता है। देखो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 कोलम, ठीक है। 1 वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कोलम, ठीक है। और बच्चों 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कोलम अपॉन 1 सेकंड, ठीक है। ये सब किसका है, ये पावर का चल रहा है, ठीक है बच्चों, किसका चल रहा है, पावर के लिए चल रहा है। 1 जूल अपॉन 1 कोलम, 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 जूल अपॉन 1 कोलम। 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 1 कोलम अपॉन 1 सेकंड। तो बच्चों कोलम कैंसिल कर दूं क्या, चलेगा क्या, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो बच्चों पावर का यूनिट क्या मिला, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। क्या मिला बच्चों, मुझे पावर का यूनिट क्या मिला, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो ये 1 जूल अपॉन 1 सेकंड होता क्या है बच्चों, ये 1 जूल अपॉन 1 सेकंड को बोलते हैं हम वैट। क्या बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, वैट। हम बोलते ना 12 वैट 10 वैट, वो सब क्या है, वैट है। वैट का मतलब क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 सेकंड हो गया बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको किसी ने भी अगर पूछ लिया पावर का यूनिट क्या है, तो पावर का यूनिट ये सब नहीं बोलने का, क्या बोलने का, डायरेक्ट बोलने का वैट है। समझ में आ गया। पावर का यूनिट अगर किसी ने भी आपको पूछ लिया तो डायरेक्टली बता दो वैट है, ठीक है। 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू बच्चों वैट, ठीक है, फाइन। तो चलो बच्चों मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिएगा। तो चलो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो एक गौर से एक बात बता दो बच्चों, कभी कभी मैंने बताया था जब करंट फ्लो होता है, जब करंट पास होता है ना, तो हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप वायर को या फिर कौन से भी एपरेट्स को अगर आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाती है, ठीक है। कौन सी भी इसमें से अगर बहुत ज़्यादा करंट जाता होगा तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था बल्ब का, जो बल्ब को अगर आप हाथ लगाओगे तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक और एक एग्जाम्पल देख लेंगे सोलेनॉइड का। तो ये सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है, ये सोलेनॉइड क्या है बच्चों, सोलेनॉइड मतलब देखो आपने कभी देखा होगा ऐसा रिंग टाइप होता है, ऐसा कुछ रिंग टाइप होता है। तो ये हो गया आपका बच्चा सोलेनॉइड, ठीक है। ऐसा गोल 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 स्प्रिंग के जैसा होता है, पेन के अंदर की जो स्प्रिंग होती है ना, प्रेस करते वो वैसा होता है, वो भी एक सोलेनॉइड हो गया। तो ये भी एक हो गया सोलेनॉइड, ठीक है। तो बच्चों इस सोलेनॉइड का क्या किस्सा है, देखो ये बहुत सारी हीटिंग एपरेटर्स में यूज़ किया जाता है। मतलब आपका जो वाटर हीटर होगा, वो गीज़र होगा, या फिर आप लोगों का वो जो होता है ना हीटर टाइप, जो उसको डायरेक्टली ऐसा पकड़ के पानी में लगाते हो आप, वो भी एक एग्जांपल हो गया उसका। तो एक बात बता दो, वो हीटर गीज़र ये सारी चीज़ों में इतना कर्ल करके सोलेनॉइड क्यों दिया है। एक स्ट्रेट रॉड भी तो डाल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है, सही बात है ना। अगर मेरे हीटर गीज़र में सोलेनॉइड ही क्यों डाला है, एक सीधी रॉड क्यों नहीं डाली है, इसमें से भी तो करंट पास होता है, इसमें से भी तो करंट पास हुआ है, ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा, तो ये क्यों नहीं डाला, ये ही क्यों डाले, सोलेनॉइड ही क्यों डाले, ऐसा सवाल आपको पढ़ता होगा या फिर नहीं भी पढ़ता होगा, उसका आंसर हम बता देंगे बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो होता क्या है, जब करंट सोलेनॉइड में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टर्निंग्स है, बहुत ज़्यादा टर्निंग्स है, बहुत ज़्यादा टर्निंग्स है। वैसे यहाँ पर रॉड में है क्या, नहीं। अगर मैंने इसको करंट दे दिया, इसको मैंने अगर करंट दे दिया, यहाँ से करंट दे दिया, तो करंट फटक करके निकल के चले जाएगा, आएगा पास होकर चले जाएगा। तो वो ज़्यादा गर्म होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो करंट जो है वो रॉड के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रह रहा है, मतलब आ रहा है और डायरेक्टली चले जा रहा है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो करके वो निकल जा रहा है। लेकिन बच्चों अगर सोलेनॉइड के बारे में हम बात करें, सोलेनॉइड में करंट क्या होगा, घूमेगा, यहाँ से आएगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, गोल 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 घूमेगा। मतलब सोलेनॉइड में क्या हो रहा है बच्चों, करंट बहुत ज़्यादा देर तक प्रेजेंट रह रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर रह रहा है क्या करंट, यहाँ पर देख लो नहीं रह रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर रह रहा है क्या, बहुत ज़्यादा देर आपका करंट यहाँ पर रह रहा है। तो जितना टाइम आपका ज़्यादा करंट रहेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा। समझ में आ रहा है। अगर आप रॉड के बारे में बात करो, रॉड के बारे में अगर आप बात करो, करंट फटक करके चले जाएगा, लेकिन सोलेनॉइड में वो करंट खेलते रहेगा, और वो जितना ज़्यादा खेलते रहेगा उतना आप लोगों का वो सोलेनॉइड ज़्यादा गर्म होगा, और अपने को मस्त पैकी नहाने के लिए ठंडा गर्म पानी मिल जाएगा ना,
गर्म पानी मिल जाएगा, सही बात है क्या नहीं? ओके, तो इसलिए हम लोग सारे हीटिंग एपरेटस में सोलेनॉइड यूज़ करते हैं, रॉड यूज़ नहीं होते बच्चों। रॉड भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं रॉड यूज़, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का गीज़र होगा तो वो सोलेनॉइड ही यूज़ करते हैं, बुरी क्वालिटी का भी सोलेनॉइड ही करते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन सोलेनॉइड के ऊपर अगर हम देख लोगे, सोलेनॉइड की बहुत सारे क्वालिटी होते हैं। आप कौन से मेटल का सोलेनॉइड यूज़ करते हो, नाइक्रोम का करते हो, आयरन का करते हो, कॉपर का करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। वो हम बाद में अगले स्टैंडर्ड्स में पढ़ लेंगे। फिलहाल इसमें ध्यान में रखना कि सोलेनॉइड हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके, तो ये तो एक बात होगी। एक और दूसरी चीज़ हम समझ में लेते हैं। हमें पता है कि जब कभी समर सीजन्स में हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, है ना, क्योंकि हमें 24 घंटा फ़ैन चालू होता है, चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है, ऐसे बहुत सारे मतलब दिन भर चालू रहता है, फ्रिज चालू चाहिए, सब चालू चाहिए। और वहाँ पर छुट्टियाँ भी होती है तो हमें टीवी भी चालू चाहिए, है ना। तो बच्चों ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देख लो, जब मोस्टली समर सीज़न के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, समर सीजन्स में जो करंट होता है ना वो फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है। हमें जो हमारा नॉर्मल यहाँ से आपके घर में से जो बिजली मिलती है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है। वो जो करंट ना फ्लक्चुएट होते रहता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब होते रहते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूँ, देखो ये आपका फ्रिज हो गया, ये आपका एक डबल डोर वाला मस्त LG का फ्रिज ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख देता है LG। तो ये LG हम ये स्विच बोर्ड में जो डालते हैं ना, ये जो यहाँ पर स्विच बोर्ड होता था ना, ये वायर हम कनेक्ट करके कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट स्विच बोर्ड में डालेंगे, ठीक है, सही बात है ना। लेकिन पहले वाले जो फ्रिज आते थे जो डबल डोर के नहीं थे, वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली यहाँ पर ये स्विच में नहीं डालते थे, वो एक स्टेबलाइजर को अटैच हुआ करता था। क्या, किसको? स्टेबलाइजर को। इसको मैं क्या करूँगा, स्टेबलाइजर। एक स्टेबलाइजर को अगर ये मैंने मेन कनेक्शन क्या कर दिया, मेरे फ्रिज का स्टेबलाइजर को लगा दिया, और स्टेबलाइजर का मैंने जो कनेक्शन था वो मैंने स्विच में डाल दिया। ऐसे इतनी मगजमारी क्यों की मैंने? क्योंकि मैंने कहा था करंट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी ज़्यादा आता था, कभी कम आता था। लेकिन ज़्यादा आता है तो कम आता है, तो ये सब चेंजेस होते थे ना करंट में, तो इससे हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो सकते थे। यस, वो आपका टीवी हो जाए, वो आपका फ्रिज हो जाए, वो आपके एसी हो जाए, वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब हो सकते थे, ठीक है। इसलिए हम ये स्टेबलाइजर यूज़ करते थे। लेकिन अभी के फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर नहीं। आप बोलोगे सर हमारे घर में तो फ्रिज के लिए स्टेबलाइजर नहीं है, क्योंकि अभी के जो फ्रिज आए वो इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स के साथ आते हैं, उनके अंदर ही स्टेबलाइजर होता है, ठीक है। लेकिन टीवी या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जहाँ पर स्टेबलाइजर नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अभी क्या हो गया, सपोज ये हमारे घर का मीटर है, देखो ये हमारे घर का मीटर हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा मीटर। यह मेरे घर का मीटर हो गया और ये मेरा स्विच बोर्ड है। अभी इसमें से मैं डायरेक्ट वायर इसके अंदर डाल दूंगा, क्या स्विच तक आएगी, ये मेरी वायर नहीं। अभी हमने मतलब अभी के ज़माने में हमने बहुत सारे चेंजेस कर लिए थे। पहले क्या होता था बच्चों, पहले हम यहाँ पर मतलब मीटर से जो स्विच तक आता था, ये मेरे घर के सारे अप्लायंस तक यहाँ पर आता था, बीच में ना बच्चों एक फ्यूज़ लगाया करते थे। क्या लगाया करते थे? एक फ्यूज़ लगाया करते, इसको बोलेंगे फ्यूज़, ठीक है, एक फ्यूज़ लगाया करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता था, जब सपोज करंट फ्लक्चुएट होता था, सपोज करंट कम ज़्यादा अगर होता था, तो ये फ्यूज़ सबसे पहले उड़ जाता था, ठीक है। मतलब ये अगर कम ज़्यादा करंट मेरे डायरेक्टली मेरे फ्रिज, टीवी, बीवी को लग गया, एसी, बीसी को लग गया, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मेरे ख़राब हो सकते थे। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब ना हो इसलिए यहाँ पर एक फ्यूज़ लगाया जाता था, ठीक है। एक फ्यूज़ लगाया जाता है। फ्यूज़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, देखो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है आपने, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं अच्छा खासा। ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ तो था, ठीक है। एक फ्यूज़ ऐसा हम लगाया करते थे, और जब बहुत सारा हाई इलेक्ट्रिसिटी आती थी, हाई करंट आता था, तो ये फ्यूज़ क्या हो जाता था, यहाँ से उड़ जाता था, यहाँ से उड़ जाता था। और करंट मतलब करंट बंद हो जाने का, मतलब डायरेक्ट मीटर से हमें जो करंट मिलता था वो करंट क्या हो जाने का, बंद हो जाने का। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि अगर ज़्यादा आ गया तो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब होने से अच्छा है मेरे 20 रुपये का फ्यूज़ ख़राब हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये फ्यूज़ अभी ख़राब हो गया, इसको निकाल के फेंक दो, एक दूसरा फ्यूज़ ला के लगा दो। समझ में आ गया क्या बात चल रही है यहाँ पर? क्या बात चलिए समझ। फ्यूज़ लगाया क्यों हम लोगों ने? करंट में जो चेंजेस होते थे ना बच्चों, करंट में जो चेंजेस होते थे वो उसके वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ख़राब ना हो, इसलिए हम फ्यूज़ लगा देते। अगर हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई करंट आ गया तो फ्यूज़ उड़ जाता था, मतलब फ्यूज़ खुद फ्यूज़ हो जाने का। समझ में आ गया? और हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बच जाने के। लाइट चली गई, अब रात को 2 बजे इलेक्ट्रिशियन कहाँ से लाओगे, है ना। घर पर अगर फ्यूज़ है, चेंज करने आता होगा, निकाल लो और लगा दो, ठीक है। ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई, सही बात है ना। अगर सपोज रात को 2 बजे लाइट चली गई और कहाँ जाएगी इलेक्ट्रिशियन ढूंढने के लिए, गर्मी का सीज़न है, फैन भी बंद है, नींद भी नहीं आ रही है, तो अब तुम कहाँ से लोगे?
तो अभी के ज़माने में ये आ गया, और एक कंसेप्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं MCB, जिसका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसका नाम है मास्टर सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फिर मास्टर सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काम क्या करता है, ये फ्यूज़ का काम करता है बच्चों। ठीक है, जैसा वो आपको पता होगा मीटर के बाजू में लगाते हो, अप डिप करते हैं, ऐसा वो अगर नीचे होता था, अप नीचे, ऊपर नीचे होता था, पता है क्या वो, अब देख लो एक बार मीटर के बाजू में जाके देख के। ठीक है, आपके पेज नंबर 50 में जो देखो, यहाँ पर देख लो, पेज नंबर 50 है, देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दे, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो ये सारे दिए MCB। ठीक है, ये बच्चों MCB है। ठीक है, इसको मैं अभी रख लेता हूँ। तो ये बात ध्यान में रखो, वो क्या काम करता है। ठीक है, ये ऐसा अप हुआ करता है, अप डिप होता था वो। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्यूज़ को तो मैंने हटा दिया, मैं अभी थोड़ा मॉडर्न ज़माने में आ गई, फ्यूज़ को मैंने निकाल दिया, फ्यूज़ के जगह पे मैंने MCB लगा दिया। ठीक है, ऐसा लगा दिया ऊपर कनेक्शन करके। ठीक है, फाइन। अब जैसे आपका करंट बहुत ज़्यादा आ गया लोड, तो ये डिप हो जाएगा। समझ में आ गया क्या हो गया, जैसे आपका ज़्यादा करंट आ गया डिप हो जाएगा। फिर 2 बजे आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और उसको आप कर दो, लाइट अपने आप आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। वापस ज़्यादा करंट आ गया, वापस वो डिप हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, वापस वो डिप हो जाएगा, और आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बचा लेगा। तो रात को 2 बजे बोला ना इलेक्ट्रिशियन ने ढूंढने का, क्या करने का, डायरेक्टली बॉक्स खोलने का और इसको अप कर देने का, आपकी बिजली वापस आ जाएगी। फिर मम्मी खुश हो जाएगी, बोलेंगे बहुत मेरा बच्चा इलेक्ट्रिशियन बन गया, है ना। हमारे घर में ऐसे होता था, साला कुछ इलेक्ट्रिशियन का टूट गया, फिर फैन बीन बना लिया तो बहुत बड़ी बात लगती थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको MCB का कंसेप्ट। आपको एग्जाम में आ गया, MCB का फुल फॉर्म पूछेंगे, आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही रुकेंगे बच्चों, अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।